हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। मैं इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी डिस्कस किए हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए मलिक ट्यूटोरियल, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैंने ऑलरेडी प्रोडक्शन फंक्शन पे वीडियो अपलोड की है, सबसे पहले उसको ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये जस्ट उसी का एक्सटेंशन है। वहां पे बात हो रही है प्रोडक्शन की और यहां बात होती है कॉस्ट की। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट होता क्या है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स, जब भी हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहे तो हमें जो है इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एवरी आउटपुट नीड्स इनपुट। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर हम इनपुट्स को क्लासीफाई करें तो हमारे पास टू टाइप्स के इनपुट्स होते हैं, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टरल इनपुट। जो फैक्टरल इनपुट है उसके अंदर आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। और नॉन फैक्टरल इनपुट में आता है रॉ मटेरियल, ओके। उसके बाद जो कॉस्ट होती है वो होती है एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टरल एज वेल एज नॉन फैक्टरल इनपुट्स। नाउ जो खर्चा हमें एक चीज को प्रोड्यूस करने में आता है, किस पे खर्चा आता है? फैक्टरल इनपुट्स पे और नॉन फैक्टरल इनपुट्स पे। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट, या हम कहेंगे कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer explicitly or implicitly on the factors as well as non-factor input। जो खर्चा हमें किस पे आता है? फैक्टरल इनपुट पे और नॉन फैक्टरल इनपुट पे, चाहे वो एक्सप्लिसिटली हो या इम्प्लिसिटली हो। अब ये एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली होता क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। नाउ जितने भी इनपुट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हम उनको मार्केट से खरीदेंगे। कुछ इनपुट्स जो हैं प्रोड्यूसर के अपने भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स फ्रॉम द मार्केट, प्रोड्यूसर में यूज हिज फैमिली लेबर्स। इस अगर हमारे पास फैमिली ज़्यादा है तो हम जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स को एज ए लेबर इस्तेमाल करेंगे। या हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है कि जो प्रोड्यूसर है उसको अपनी लैंड होगी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज लीज। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है प्रोड्यूसर का ऑन इनपुट्स फ्रॉम मार्केट, जो हमने मार्केट से खरीदे उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो हमें अपनी है उसका हम एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपना घर है, वहां पे हमने एक प्लांट इंस्टॉल किया। ठीक है, तो हम ये एक एस्टिमेट करेंगे कि अगर ये घर नहीं होता, हमें कहीं किराए पे लेना पड़ता घर, तो उस घर का कितना रेंट देना पड़ता। ठीक है, एक एस्टिमेट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स टर्म में जो कॉस्ट होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ओके, नाउ आपको एक चीज याद रखना है, जब भी हम कॉस्ट को मेजर करते हैं तो हम मेजर करते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, नाउ ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ टोटल सैक्रिफाइस इन्वॉल्व्ड इन अंडरटेकिंग दैट एक्टिविटी। जब तुम कोई एक्टिविटी करोगे उसके लिए आपने कितनी सैक्रिफाइस की, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, दस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस्ड इन्वॉल्व्ड। इसी तरह से जब हम कोई आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट हमने मेजर करनी है, तो उसको हम मेजर किस हिसाब से करेंगे कि इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितनी सैक्रिफाइस लगी। ओके, और जो प्रोड्यूसर है वो क्या क्या सैक्रिफाइस करता है एक प्रोडक्ट्स को बनाने में, एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने में, तो उसके लिए दो सैक्रिफाइस उसको लगती है। एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो कॉस्ट है इसको हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हो गई हमारे पास सेलिंग कॉस्ट और दूसरी हो गई हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है, ये वो खर्चा होता है जो कि एक प्रोड्यूसर इंकर करता है फॉर द प्रमोट ऑफ सेल ऑफ कमोडिटी। सेल ऑफ कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए उसको हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। जैसे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्चा आता है या पब्लिसिटी के ऊपर जो खर्चा आता है,
उसके बाद जो प्रोडक्शन कास्ट है, प्रोडक्शन कास्ट होता है एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर, या तो एक्सप्लिसिटली होगा या इम्प्लिसिटली होगा ऑन इनपुट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो खर्चा उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आए उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन कास्ट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन कास्ट। नाउ जो पीरियड ऑफ टाइम हम ले रहे हैं वो हम लेंगे शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो हमारे पास कॉस्ट होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट होगी। फिक्स्ड कॉस्ट रेफर करेगी एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो हमें खर्चा आएगा उसको हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर आएगा उसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं सेपरेटली। फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? नो, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। जो खर्चा हमें फिक्स फैक्टर के ऊपर आता है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। दीज कास्ट आर आल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री कास्ट और ओवरहेड कास्ट या इनडायरेक्ट कास्ट। जो फिक्स्ड कास्ट है इसको हम सप्लीमेंट्री कास्ट या ओवरहेड कास्ट या इनडायरेक्ट कास्ट भी कहते हैं, और कभी कभार इसको एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। और जो फिक्स्ड कास्ट है, जिस तरह हम एज्यूम करते हैं शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में कि जो फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इसी तरह से ये कॉस्ट भी चेंजेस नहीं होती है एज ए चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं वॉल्यूम के ऊपर, चाहे वॉल्यूम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या जीरो हो, ठीक है। तो इसी तरह से जो कॉस्ट है वो भी फिक्स रहेगी, चाहे वॉल्यूम जीरो हो तब भी फिक्स कॉस्ट एंकर होगी, ठीक है। अभी फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या आती है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट्स। मशीन एंड प्लांट्स के ऊपर जो भी खर्चा आएगा वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, लाइसेंस फीस, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपकी फर्म के अंदर कोई परमानेंट स्टाफ है, उसकी जो वेजेस एंड सैलरीज हैं वो भी फिक्स्ड कॉस्ट में आएगी। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, जो आउटपुट है वो चेंज हुआ, पहले जीरो था तब भी हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 60 देनी पड़ती थी। वो कैसे? बिकॉज हमने जो मशीन खरीदी है वो 60 रुपीज़ की खरीदी है, ठीक है। तो चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें 60 रुपीज़ तो हमने दिए हैं, उसकी तो कॉस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स है, तो आउटपुट पहले जीरो था फिर इंक्रीज होके 5 पहुंच गया, ठीक है। तो वहां पे भी जो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो फिक्स रह गई। तो इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे समझाया है, ठीक है। बिल्कुल फिक्स है कॉस्ट, चाहे तुम 1 करो 2 3 5 जितनी भी प्रोडक्शन करो, जो फिक्स कॉस्ट है वो शॉर्ट रन में बिल्कुल फिक्स रहती है। नाउ इसी तरह से हम पढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट्स। वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो रिलेटेड होती हैं यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ओके, वेरिएबल कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक प्रोड्यूसर इंकर करता है ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब ये जो कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये चेंज होती है विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे हम एग्जांपल करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की, तो वेरिएबल फैक्टर डिपेंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इसी तरह से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी डिपेंड करेगी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे। जैसे जैसे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो ये जो कॉस्ट है ये भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आप कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो कॉस्ट भी जीरो, ठीक है। फिर आपने 1 यूनिट प्रोडक्शन की तो आपके पास कास्ट 10 हो गई, ठीक है। फिर आपने 2 की तो आपके पास 18 हो गई। इसी तरह से जब आपने 6 की तो आपके पास 38। जितनी आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करोगे तो खर्चा भी उतना ही ज़्यादा आएगा। तो जो फिक्स वेरिएबल कास्ट के कंपोनेंट्स है वो होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे आपको जितना भी खर्चा आता है वो वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है। या वेजेस एंड सैलरीज ऑफ कैजुअल वर्कर, ठीक है। अगर आपके डेली बेसिस पे आपको काम कर रहे हैं लेबर्स, ठीक है, तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो आप बिल पे करते हो इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी। एंड वियर एंड टेयर एक्सपेंसेस, जो मशीन है, जो फिक्स फैक्टर होते हैं उनके ऊपर जो वियर एंड टेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है तो वो ख़राब हो गया, आप वहाँ पे आपने वहाँ पे कोई प्लांट इंस्टॉल किया, आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसकी जो रिपेयरिंग है वो भी आएगी वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। कोई मशीन आपने इंस्टॉल की है, वहाँ पे उसका जो वियर एंड टेयर वो ख़राब हो जाएगी, जो भी खर्चा आएगा वो सारा वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, ठीक है। इसकी मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा की है, पहले जो ये इस तरह से इंक्रीज हो रही थी थोड़ा थोड़ा करके, फिर इस तरह से ऊपर की ओर जा रही है, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट।
इस कर्व को मैं और डिटेल में आगे समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए। अब थोड़ा इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट में क्या फ़र्क है। जो फिक्स कास्ट है वो एंकर होती है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, और जो वेरिएबल कास्ट है वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, जो फिक्स्ड कास्ट है वो चेंज नहीं होती है विद चेंज इन आउटपुट। ठीक है, और जो वेरिएबल कास्ट है ये इंक्रीज या डिक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट, मतलब ये डिपेंड करती हैं आउटपुट पे। फिक्स कास्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो, चाहे आउटपुट जीरो है तब भी फिक्स कास्ट पड़ेगी। लेकिन जो वेरिएबल कास्ट है जब आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कास्ट भी जीरो होगी। जो फिक्स कास्ट है इनको एंकर किया जाता है प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट होने से पहले भी फिक्स कास्ट होती है, बिकॉज हमें उसके लिए घर खरीदना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्शन करें तो हमें घर खरीदना पड़ेगा, उसके अंदर मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अभी हमने घर खरीदा, अभी हमने कोई प्रोडक्शन नहीं की, तो घर के ऊपर जो खर्चा आएगा वो भी फिक्स कास्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो वेरिएबल कास्ट है ये तब एंकर होती है जब प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो ये था हमारे पास थोड़ा कंपैरिजन बिटवीन फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट एंड टोटल कास्ट, और इसकी शेप के बारे में बात करेंगे हम। ना देखिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट इन यूनिट्स है, फिक्स्ड कास्ट बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब वेरिएबल कास्ट की बात करो तो वेरिएबल कास्ट यहाँ पे मैंने लिखी हुई है और ये टोटल कास्ट है। अब हम जानते हैं जो टोटल कास्ट है वो फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट है। ओके, तो 10 + 0 10, 10 + 10 20, इसी तरह से 10 + 18 28 एंड 10 + 38 48। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास टोटल फिक्स कास्ट है, ठीक है, वो कांस्टेंट है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज ये हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो ये कर्व इसकी बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, उसके बाद जो टोटल वेरिएबल कास्ट है ये इंक्रीज है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता है। ठीक है, जो टोटल वेरिएबल कास्ट है जब जीरो थी तब जीरो, जब उसके बाद आउटपुट इंक्रीज होने लगा तो ये भी इंक्रीज करने लगी। ओके, अब जो टोटल कॉस्ट है ये बिल्कुल टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल होगी। ये देखिए बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल है। क्यों है? बिकॉज जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो इसके बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा इसके बराबर। ठीक है, क्यों? बिकॉज इन दोनों जो टोटल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस है। ओके, इसलिए जो इनके बीच में जो गैप होगा वो हर जगह इक्वल होगा, बिकॉज ये जो इक्वल है हर जगह देखिए ये इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो टोटल कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट ये आपस में क्या होती है? पैरेलल। एवरेज कास्ट, एवरेज कास्ट इज द कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। पर यूनिट आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कास्ट कितनी है उसको हम कहते हैं एवरेज कास्ट। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, या कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब एक आउटपुट की कितनी कास्ट निकली उसको हम कहते हैं एवरेज कास्ट। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उसको हम टोटल कास्ट को उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज कास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट ऑफ कमोडिटीज। हमने जो है 6 यूनिट ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस की और उसकी कॉस्ट हमारे पास जो टोटल आई वो आई 48। ठीक है, तो हमने अब ये निकालना है कि एक यूनिट ऑफ कमोडिटी की कॉस्ट कितनी आई, तो 48 डिवाइडेड बाई 6 तो हमारे पास आ गई 8। मतलब जो हमने एक यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रिपेयर की उसकी कॉस्ट हमारे पास आई 8 रुपीज, और उसी को हम कहते हैं एवरेज कास्ट। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल ली है, टोटल कास्ट हमारे पास 10 रुपीज है, तो अभी हमारे पास आउटपुट कोई भी प्रोड्यूस नहीं हुआ था तो 10/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद टोटल कास्ट हमारे पास 20 थी। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 है तो 20/1। इसी तरह से 28/2। ठीक है, इसी तरह से मैं लेता हूं 48/5, तो 48/5 तो 8.5 हमारे पास क्या आ गई? एवरेज कॉस्ट। नाउ जो एवरेज कास्ट होती है इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया फिक्स्ड, एक हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो एवरेज कास्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट। ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो बनती है एवरेज कॉस्ट। अब हम इनके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट क्या होती है?
द पर यूनिट कॉस्ट इंकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ जो पर यूनिट कॉस्ट है, जब हम एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा उसको हम कहेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है जब आउटपुट क्या है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल पे लिया है, पहले हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो थी 60, ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी नॉट डिफाइंड। उसके बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो रही 60, तो हमारे पास जो यूनिट ऑफ आउटपुट है वो 1 आ गया, तो ये आ गया 60। फिर हमारे पास इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास जब 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है तो 60 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास है 12। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो डिक्रीज हो गई जैसे जैसे हमारे पास आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो कर्व बनेगी वो इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो शेप है इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई भी आप फिगर ड्रा करोगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वो रेक्टेंगुलर शेप में बनेगी। ओके, तो एवरेज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। एज एरिया अंडर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस कर्व पे कोई भी पॉइंट लोगे, बिकॉज ये कर्व जो है ये बनी है इन पॉइंट से, ठीक है, और इन पॉइंट्स को अब मल्टीप्लाई करो इसके साथ आउटपुट के साथ जो हमारे पास यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस हुई, तो हमारे पास हर जगह सेम आएगा। जैसे 60 आएगा, कोई भी लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेकंड वाला लेता हूँ तो 30 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारे पास 60 आएगा, या आप लास्ट वाला लो 12 मल्टीप्लाई बाई 5 तब भी 60 आएगा। तो हर एक पॉइंट पे जो है इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसी तरह अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, द पर यूनिट कॉस्ट इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, उसी को हम कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जब हम पहले जो फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको एंगेज करते हैं विद फिक्स्ड फैक्टर, तो पहले पहले हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। पहले हमारे पास इंक्रीज होती है एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद हमारे पास सेकंड सिचुएशन आती है जहां पे इंक्रीज तो होता है बट एट डिमिनिशिंग रेट, और थर्ड स्टेज आती है जब हमारे पास डिमिनिश हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एट डिक्रीजिंग रेट। तो इसी तरह से यहां पे भी होता है। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, सबसे पहले हमारे पास जो आउटपुट है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा होता है, तो हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो नीचे की तरफ आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, फिर हमारे पास जब जो वेरिएबल कास्ट जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है डिमिनिशिंग रेट पे, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाती है, एवरेज कास्ट जो थोड़ा थोड़ा ऊपर आने की शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से जब हमारे पास प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी तो ये काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो यू शेप होता है, इस जो शेप होती है वो यू शेप होती है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करो यू शेप्ड क्यों होती है, तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसको मैंने टेबल में भी बताया है। पहले हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 थी, तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 50 डिवाइडेड बाई 1। इसी तरह से 90 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 3, 40। हाँ, इस तरह से बाकी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट एज अ समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम जानते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इन कर्व्स को यहां पे आप इकट्ठा पढ़ेंगे। Now in the beginning we find that as output increases average variable cost and average fixed cost falls। Now beginning में अगर स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो हमारे पास जैसे जैसे जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आउटपुट, जैसे जैसे यहाँ से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये देखिए ये हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों की दोनों जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, जैसे दोनों की दोनों जो है डिक्रीज हो रही है, ठीक है।
तो व्हेन एवरेज वेरिएबल कास्ट हैज स्टार्ट राइजिंग, जब हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है वो राइज करना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये किसी हद तक तो नीचे की तरफ आ जाती है, लेकिन फिर जो ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट है वो नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, और ज़्यादा नीचे हो जाती है, बिकॉज जो फिक्स्ड कास्ट है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं रहती है। बिकॉज ऑफ फिक्स्ड हम ये एज्यूम करते हैं कि जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ओके, उसके बाद फर्दर इंक्रीज इन आउटपुट एवरेज कास्ट वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो जो हमारे पास एवरेज कास्ट है ये होती है सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट। ठीक है, तो इसी तरह से पहले पहले एवरेज कास्ट ये भी नीचे की तरफ आ जाती है। ओके, लेकिन उसके बाद जो ही एवरेज वेरिएबल कास्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है तो ये भी काफी तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द समेशन ऑफ एवरेज कास्ट, वेयर एवरेज कास्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कास्ट एंड शेप ऑफ मार्जिनल कास्ट करो। नाउ जो मार्जिनल कास्ट है वो चेंज इन टोटल कास्ट जब हम कोई एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, या आप अगर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहते हो तो जो मार्जिनल कास्ट है वो एडिशनल ऑन टोटल कास्ट है जब हम कोई एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसको हम कहेंगे मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल कास्ट को हम तो दो फार्मूले से निकालते हैं। एक तो हमारे पास टोटल कास्ट n माइनस टोटल कास्ट n माइनस 1, मतलब एट प्रेजेंट जो टोटल कास्ट है माइनस जो पहले टोटल कास्ट थी जब हमने एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया था। ठीक है, या आप सिंपल करोगे कि चेंज इन टोटल कास्ट के अंदर कितना चेंज आया अपन चेंज इन दी क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने किया है, सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज 135। हम जब 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में हमारे पास कॉस्ट है 135। जब हम 6 करेंगे तो अब हमारे पास चेंज हो गई। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 180, सो हमारे पास 180 माइनस 35 तो हो गया 45। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पे मैंने इसको टेबल के अंदर अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट को मैंने लिया है। फिर यहां से हम मार्जिनल कास्ट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, जैसे 20 माइनस 10, यहाँ पे 10, फिर 28 माइनस 10 तो 8, फिर 34 माइनस 28 6। तो इसी तरह आप नीचे के लिए कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में एस्टिमेशन एंड बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कास्ट, कि मार्जिनल कास्ट का कैसा बिहेवियर होता है। जो मार्जिनल कास्ट हमारे पास होती है वो भी यू शेप्ड होती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि हम पढ़ते हैं हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है पहले वहां पे पहली स्टेज होती है वो होती है इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर होता है हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न और लास्ट होता है नेगेटिव रिटर्न। तो इसी तरह से जब हमारे पास आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है तो हमारे पास जो कास्ट है वो नीचे की तरफ, एडिशनल कास्ट नीचे की तरफ आ जाती है। उसके बाद जब हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न होता है तो ये हमारे पास इंक्रीज करना स्टार्ट करती है। तो जब हमारे पास नेगेटिव रिटर्न तो मार्जिनल कास्ट जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर आती है। तो आपने सिंपल याद रखना है कि जो मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्शन है इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास जो कास्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पहले पहले स्टार्टिंग में क्या देखो कम नीचे की तरफ आ रही है, फिर हमारे पास जो है जब नेगेटिव मार्जिनल कास्ट हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो हमारे पास क्या होने लगा कि जो मार्जिनल कास्ट है वो काफी तेजी से ऊपर आने लगी। तो हेंस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कास्ट इज वेरिएबल कास्ट ओनली। अब देखिए हमने अभी तक देखा कि जो मार्जिनल कास्ट है वो एडिशनल कास्ट है जब हम कोई एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एडिशनल कास्ट जो है वो फिक्स्ड कास्ट हो नहीं सकती है। ठीक है, बिकॉज ये चेंज हो रही है और फिक्स्ड कास्ट को हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट है वो सिर्फ वेरिएबल कास्ट ही हो सकती है। ओके, तो इसलिए हम मार्जिनल कास्ट को दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। टोटल कास्ट एट एन, मतलब कि एट प्रेजेंट टोटल कास्ट क्या है माइनस टोटल कास्ट ऑफ एन माइनस 1, यानी कि पहले क्या थी। ठीक है, या आप टोटल वेरिएबल कास्ट ऑफ एन माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट ऑफ एन माइनस 1 भी कर सकते हो, बिकॉज जो मार्जिनल कास्ट है वो फिक्स्ड कास्ट नहीं होती है। इसलिए मार्जिनल कास्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे टोटल कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट में डिफरेंस नहीं रहता है,
इसलिए दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको प्रूफ भी किया है, तो प्रूफ आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट। नाउ एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट में क्या रिलेशनशिप है? देखिए, मैंने यहाँ पे जो है टेबल ड्रा किया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है, पहले 0 था, फिर 8 हो गया, ओके। उसके बाद जो हमारे पास टोटल कास्ट है, टोटल कास्ट के अंदर भी है टोटल फिक्स्ड कास्ट भी है और टोटल वेरिएबल कास्ट भी है, ठीक है। इसलिए हमारे पास है 10, 20, 28, 38, ये सब यहाँ पे 72 तक मैंने ली है। अब देखिए, जो हमारे पास एवरेज कास्ट है वो होती है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। तो 10 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड, 20 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास 20, उसके बाद 28 डिवाइडेड बाई 2 तो 14, इसी तरह से नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद जो हमारे पास मार्जिनल कास्ट है, तो मार्जिनल कास्ट क्या हो गई हमारे पास? टोटल कास्ट ऑफ n माइनस टोटल कास्ट ऑफ n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस इससे पीछे कोई है ही नहीं, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 20 माइनस 10, तो हमारे पास हो गया 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया 28 माइनस 20, हमारे पास आ गया 8। इसी तरह से आप माइनस करते जाओ नीचे की तरफ आते जाओ, ठीक है। अब हमने जो है मेन जो इसमें फोकस है वो है हमारे पास एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट के बीच में रिलेशन है क्या। देखिए, हमारे पास जो एवरेज कास्ट है वो डिक्रीज हो रही है जब हमारे पास मार्जिनल कास्ट कम है एवरेज कास्ट से। टेबल के अंदर देखिए, हमारे पास जो स्टार्टिंग में मार्जिनल कास्ट है वो कम है एज कंपेयर टू एवरेज कास्ट। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ से भी देखिए, तो जो मार्जिनल कास्ट है वो बिलो है एवरेज कास्ट करो से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एवरेज कास्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो पहले स्टेप में एवरेज कास्ट डिक्रीज कर रही है, अब जो है एवरेज कास्ट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी जब हमारे पास मार्जिनल कास्ट इससे बड़ी हो जाएगी। अब देखिए, ई पॉइंट से ऊपर जब देखिए तो हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट है ये इसके ऊपर आ गई, ठीक है। तो जब हमारे पास मार्जिनल कास्ट ग्रेटर हो गई एवरेज कास्ट से, तो आपने याद रखना है कि एवरेज कास्ट राइज हो रही है। कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बताओ जब हमारे पास मार्जिनल कास्ट ग्रेटर देन होती है एवरेज कास्ट में, उस केस में एवरेज कास्ट राइज कर रही है या फॉल कर रही है? तो आपको पता होना चाहिए, जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि जो एवरेज कास्ट है वो उस टाइम पे क्या करेगी? राइज करेगी। देखिए, राइज कर रही है ऊपर की तरफ। उसके बाद व्हेन एवरेज कास्ट इज कांस्टेंट, जो मार्जिनल कास्ट है वो एवरेज कास्ट के बराबर होगी। तो कांस्टेंट कहां पे? यहां पे देखिए, ये जो ई वाला पॉइंट है यहां पे कांस्टेंट है, बिल्कुल फिक्स है। तो उस केस में हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट है वो एवरेज कास्ट के इक्वल है। उसके बाद जो मार्जिनल कास्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड होती है एवरेज कास्ट के। यहां पे देखिए, यहां पे भी लेफ्ट साइड है, जब यहां गई, हालांकि इससे बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी मार्जिनल कास्ट लेफ्ट साइड है एवरेज कास्ट के, ठीक है। उसके बाद जो मार्जिनल कास्ट है वो कट करती है एवरेज कास्ट को लोवेस्ट पॉइंट पे। जो ई है ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है एवरेज कास्ट का, और जो मार्जिनल कास्ट है वो नीचे से एवरेज कास्ट को कट करती है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट। तो इसी तरह से हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट। अब सिंस हमें पता है कि जो मार्जिनल कास्ट है वो सिर्फ मार्जिनल वेरिएबल कास्ट होती है, तो मार्जिनल फिक्स्ड कास्ट नहीं होती है, तो इसलिए एवरेज कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट में जो रिलेशन है वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे यहाँ पे है, जो एवरेज वेरिएबल कास्ट है वो पहले डिक्रीज होगी जब हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट है वो छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास मार्जिनल कास्ट इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, राइज करेगा, ओके। उसके बाद कांस्टेंट होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे इस पॉइंट पे, ओके। उसके बाद जो हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट है वो एवरेज कास्ट को लोवेस्ट पॉइंट पे कट करेगी और फ्रॉम द बिलो कट करेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रिलेशनशिप है, जैसे एवरेज कास्ट का था वैसे एवरेज वेरिएबल कास्ट का रिलेशन है मार्जिनल कास्ट के साथ। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट। ये हमारे पास टोटल कास्ट करो है और ये हमारे पास मार्जिनल कास्ट करो है, ठीक है। अप टू पॉइंट क्यू स्टार, इस पॉइंट क्यू स्टार तक जो टोटल कास्ट है वो इंक्रीज तो हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से टोटल कास्ट इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज जो मार्जिनल कास्ट है वो हमें इस वक्त क्या है? डिक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। जब एडिशनल कास्ट डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये इंक्रीज करेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट, ओके। उसके बाद इस पॉइंट के बियॉन्ड, इस पॉइंट से आगे जो टोटल कास्ट है वो देखो कितनी तेजी से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। तो मतलब इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज
इस वक्त जो मार्जिनल कास्ट है वो इंक्रीज कर रही है। आपने सिंपल याद रखना है कि जब मार्जिनल कास्ट डिक्रीज होगी, कम होगी, तो जो टोटल कास्ट है वो इंक्रीज तो होगी होगी, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद जब मार्जिनल कास्ट अब इंक्रीज करेगी, जो टोटल कास्ट है इंक्रीज तो करेगी करेगी, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, बिल्कुल ऊपर की तरफ अब आएगी, ठीक है। एट पॉइंट क्यू स्टार टोटल कॉस्ट स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। जो ये पॉइंट है क्यू स्टार पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो टोटल कास्ट इंक्रीज हो रही थी डिक्रीजिंग रेट पे, वो खत्म हो जाएगा और अब इंक्रीज करेंगे इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। जो मार्जिनल कॉस्ट है इट टचेस, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट टचेस इट्स लोवेस्ट पॉइंट, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है। ओके, तो होप गाइस आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।